Welcome to Edu Law Commerce Hub, your one-stop for law, commerce, and education insights. एक सौदा जो कभी पूरा नहीं हो पाया, एक दस्तखत जिस पर ही सवाल उठ गए। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक कानूनी मामले की बात करेंगे जो एक बहुत ही सीधे-साधे सवाल से शुरू होता है, लेकिन हमें भारतीय कॉन्ट्रैक्ट कानून के बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है। जरा सोचिए, मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उस एग्रीमेंट में कई जरूरी बातें, मतलब जो मेन पॉइंट्स होते हैं, वो लिखे ही नहीं हैं। तो क्या फिर भी कोई अदालत किसी को वो सौदा पूरा करने के लिए मजबूर कर सकती है? ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। यही वो पहेली थी जो मायावंती बनाम कौशल्या देवी के केस में सुप्रीम कोर्ट को सुलझानी। तो कहानी शुरू होती है एक प्रॉपर्टी के सौदे से। एक ऐसा सौदा जो एक नॉर्मल लेन-देन होना चाहिए था, लेकिन ये बन गया एक ऐसी कानूनी जंग जो देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंची। चलिए पहले इस कहानी के किरदारों से मिल लेते हैं। एक तरफ थी खरीदार मायावंती, जिन्हें पूरा यकीन था कि डील पक्की हो चुकी है, और दूसरी तरफ थी विक्रेता कौशल्या देवी, जिनका साफ कहना था, एक मिनट, मैंने तो बेचने के लिए कभी हाँ कहा ही नहीं। हर कानूनी लड़ाई के केंद्र में कुछ न कुछ होता है। इस मामले में वो था एक अकेला दस्तावेज, एक कथित समझौता जो या तो एक पक्का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट था या फिर बस कागज का एक टुकड़ा। और यहीं से कहानी दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। खरीदार यानी मायावंती का कहना था कि एक वैलिड एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं और वो पेमेंट करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। लेकिन विक्रेता कौशल्या देवी का कहना था कि जिस बंदे ने साइन किए उसे साइन करने का अधिकार ही नहीं था, और दस्तावेज इतना अधूरा था कि उसे असली कॉन्ट्रैक्ट कहा ही नहीं जा सकता। तो आखिर इस डॉक्यूमेंट में गड़बड़ क्या थी? इसे एक पहेली की तरह समझिए, जिसके सबसे जरूरी टुकड़े ही गायब थे। पहला, जिस व्यक्ति ने साइन किए थे उसके अधिकार पर ही बड़ा सवालिया निशान था। फिर कीमत क्या थी? साफ नहीं थी। पेमेंट कैसे और कब होगी? वो भी गायब था। प्रॉपर्टी का कब्जा कैसे मिलेगा? कोई अता पता नहीं। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का ढांचा तो था, लेकिन पूरी तस्वीर बिल्कुल नहीं थी। और बस इन्हीं सब वजहों से ये लड़ाई पहुंच गई अदालत में। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं, और जो केस सामने आया वो कॉन्ट्रैक्ट कानून का एक क्लासिक मामला बन गया। मायावंती का तर्क अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये था, देखिए, हमारे बीच एक समझ बनी थी। हो सकता है वो परफेक्ट न हो, लेकिन इरादा तो साफ था। मैं डील में अपनी तरफ की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने को तैयार हूं, और अदालत को इस बात का सम्मान करना चाहिए। कौशल्या देवी का जवाब भी उतना ही सीधा और दमदार था। आप उस चीज को लागू कैसे कर सकते हैं जो ठीक से मौजूद ही नहीं है? उनके हिसाब से जब कोई वैलिड ऑथराइज्ड एग्रीमेंट था ही नहीं, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो अब सवाल ये था कि जब केस की बुनियाद ही इतनी खोखली हो, एक ऐसे अधूरे दस्तावेज पर टिकी हो, तो देश की सबसे बड़ी अदालत को क्या करना चाहिए? और इसी सवाल के साथ ये उलझा हुआ मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक। सब इंतजार कर रहे थे कि इस पर क्या फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को देखा तो उनका पूरा फैसला सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल और साफ सुथरे आइडिया पर टिका हुआ था। और वो आइडिया ये था, सीधे कोर्ट के शब्दों में, अदालतें पार्टियों के लिए एक अनुबंध नहीं बना सकती, वे केवल वास्तव में किए गए अनुबंध को ही लागू कर सकती हैं। मतलब आसान भाषा में कहें तो जजों का काम पार्टियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिखना नहीं है, बल्कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करना है जो पार्टियां खुद बनाती हैं। और इसी एक सिद्धांत के आधार पर फैसला एकदम साफ था। ये समझौता अपनी सारी कमियों के साथ लागू करने लायक नहीं था। मायावती का केस खारिज कर दिया गया। तो ये सौदा आखिर फेल हुआ क्यों? चलिए अब जरा गहराई में जाते हैं और उन कानूनी वजहों को समझते हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा। सबसे पहले तो इस शब्द को समझना जरूरी है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये एक तरह का अदालती हुक्म है जो कहता है आपने जो वादा किया था अब आपको वही काम पूरा करना होगा। ये पैसों के मुआवजे के बारे में नहीं है, ये किसी को वादा निभाने पर मजबूर करने के बारे में है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है, ये एक ऐसा उपाय है जिसे देना या न देना अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। तो हुआ ये कि कोर्ट ने इस एग्रीमेंट को एक तरह की चेकलिस्ट पर परखा। पहला पॉइंट, निश्चितता। क्या सभी जरूरी शर्तें साफ साफ लिखी हैं? जवाब था नहीं, फेल। दूसरा पॉइंट, पूर्णता। क्या इसमें कोई खाली जगह है? हाँ, बहुत सारी, ये भी फेल। तीसरा पॉइंट, अधिकार। क्या साइन करने वाले को अथॉरिटी थी?
नहीं, ये भी फेल। मतलब ये एग्रीमेंट हर पैमाने पर नाकाम रहा। तो चलिए कोर्ट के तर्क को 4 आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। 1. एजेंट के पास साइन करने का कोई असली अधिकार नहीं था। 2. एग्रीमेंट इतना ज्यादा अस्पष्ट था कि कानून की नज़र में वो शून्य यानी वॉइड था। 3. खरीदार भले ही पैसे देने को तैयार था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं जिस पर अमल किया जा सके। और 4. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई पक्का पकाया अधिकार नहीं है, ये अदालत की मर्जी पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि ये मामला सिर्फ एक केस न रहकर एक ऐतिहासिक कानूनी सबक कैसे बन गया, जिसका महत्व आज तक बना हुआ है। ये फैसला आया था 1990 में। सोचिए 30 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन इसका असर आज भी कायम है और ये भारतीय कॉन्ट्रैक्ट कानून में एक गाइड की तरह काम करता है। तो आखिर इस केस की विरासत क्या है? ये हमें एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात याद दिलाता है। अदालतें आपकी गलतियों को सुधारने या आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का काम नहीं करेंगी। ये केस प्रॉपर्टी डील्स में एजेंट की अथॉरिटी को साबित करने के लिए एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करता है। और सबसे अहम बात, ये एक साफ संदेश देता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि वो बिल्कुल साफ, पूरा और सही व्यक्ति द्वारा साइन किया गया हो। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ता है। ये केस सिर्फ वकीलों या लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये हम में से हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो कभी भी किसी अग्रीमेंट पे साइन करेगा। अगली बार जब कोई दस्तावेज सामने आए तो एक पल रुककर ज़रूर सोचिएगा,